हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि JSSC CGL में आपका फाइनल सिलेक्शन हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, तो दोस्तों आपको गणित में 20 में से 20 सवाल सही करने ही होंगे। दोस्तों, गणित जो है 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप गणित में 20 में से 20 प्रश्न आसानी से सही कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, गणित में आपकी पकड़ अच्छी है तो इसके लिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए JSSC CGL में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गणित के यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको जो मैं मैथ बताऊंगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर आपको वो समझ में आता है और लगता है कि आपको ये चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने, देखिए पहले तो पैदल जाती है मंदिर तक और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करे तो उसे 2 घंटे कम समय लगते हैं। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा दिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। ठीक है, तो काफी शानदार और आसान क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए मान लीजिए कि महिला का घर यहाँ पर है और मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, ये जाती है पहले पैदल जाती है और वापस आती है किससे? सवारी से। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जाती है पैदल, आती है सवारी से। तो पैदल का मान लीजिए कि जब वो पैदल जाती है तो उसका वेग जो रहता है, चाल जो रहता है वो v1 रहता है और सवारी का चाल क्या है? v2 है। और दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए d है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि जा रही है पैदल और आ रही है सवारी से, तो उसको लगता है 3 घंटा 20 मिनट का समय। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा और 20 मिनट लग रहा है। अगर इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 20/60, यानी 3 घंटा और 20 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10/3 घंटा। कितना हो जाएगा? 10/3 घंटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है देखिए कि पैदल जाती है और सवारी से आती है। तो पैदल जाती है यानी कि पैदल जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, और दूरी है d, तो d बट्टा पैदल जाने में चाल v1, और वापस आती है किससे? d दूरी वापस आती है और v2 चाल से यानी सवारी से, तो उसको समय लगता है 10/3 घंटा। ये चीज यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है, यानी कि दोनों ओर v2 चाल से जाती है, तो क्या होगा? एक हो जाएगा d/v2 जाने का और फिर d/v2 आने का। अब उसको 2 घंटा कम समय लगता है। 2 घंटा, पहले लगता था 3 घंटा 20 मिनट, अब उससे 2 घंटा समय कम लगता है, यानी कि 10/3 पहले लगता था, उसमें से 2 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 4/3 घंटा। अब लगता है उसको 4/3 घंटा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए d/v2 दोनों को जोड़ेंगे तो 2d/v2 बराबर 4/3। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा d/v2 बराबर 2/3। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। आप लोग आसानी से इसको 40 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती, अब कह रहा है कि दोनों ओर पैदल चलती तो क्या होता। देखिए दोनों ओर पैदल चलेगी, यानी कि ये जो d/v1 है उसको 2 बार करना पड़ेगा। d/v1 जाने में लगा समय पैदल, और फिर d/v1 आने में लगा समय। दोनों ओर पैदल है तो v1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा?
2D बट्टा V1, 2D बट्टा V1, ये हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए D बट्टा V2 अगर हम इस इक्वेशन में लगाएंगे तो यहाँ से D बट्टा V1 निकलेगा, तो कितना निकलेगा D बट्टा V1, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से D बट्टा V1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बट्टा 3 और माइनस D बट्टा V2 का मान कितना है, 2 बट्टा 3, यानी कि इसका हो जाएगा 8 बट्टा 3। तो ये जो है 2D बट्टा V1 कितना हो जाएगा, 2 गुना 8 बट्टा 3 यानी कि 16 बट्टा 3। ठीक, यानी कि दोनों तरफ जाने और आने में पैदल जा रही है, पैदल आ रही है, तो उसको 16 बट्टा 3 घंटा का समय लगेगा। अब कह रहा है कि आधा समय कितना, जितना समय लग रहा है उसका आधा समय कितना होगा, तो आधा समय कितना हो जाएगा, 8 बट्टा 3 आवर, 16 बट्टा 3 आवर पूरा समय है, तो आधा समय 8 बट्टा 3 आवर। अब इसको घंटा और मिनट में बदलना है, तो 3 से डिवाइड कीजिए 8 में, तो 3 दूना 6, ये हो गया घंटा। और बचा कितना शेष, 2 शेष बचा, तो 2 बट्टा 3 गुना 60, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 बट्टा 3 गुना 60, तो 20 तिया 60, यानी कि 2 घंटा और 40 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि A और B बिंदु वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि APB 128 डिग्री और OAB का मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। चलिए हमने एक सर्कल बना लिया, वृत्त बना लिया। वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र है O, केंद्र हो गया O। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है एक बिंदु बाहर में P ऐसा है कि यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा यानी कि जो वृत्त को स्पर्श करता हो, छूता हो। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक तरफ है बिंदु A, ये बिंदु A है, और ये है बिंदु B। ठीक है, और PA और PB 2 स्पर्श रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर APB का मान 128 डिग्री है। इसका जो मान है वो है 128 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि इसमें पूछ रहा है कि OAB यानी कि ये जो एंगल है, ये इसका मान यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को समझना है यहाँ पर। ठीक है, मैं अलग से बता देता हूँ। देखिए एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई अगर वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है, कोई भी स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो उसके केंद्र से स्पर्श रेखा के पर जो लाइन डालते हैं वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये चीज समझ में आया आपको, स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। यानी कि ये जो है एंगल ये 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल क्या है 90 डिग्री होगा पूरा। ठीक है, ये है 128 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा वो यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, किसी भी चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ये 90, ये भी 90, ये 128, तो ये कितना है, चतुर्भुज है APBO। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 52 डिग्री। अब जोड़ के देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री हो जाएगा, तब चारों मिला करके 360 डिग्री होगा। अब देखिए, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिएगा। जैसे ये त्रिभुज है, ये दोनों इसका क्या है, त्रिज्या है, और त्रिभुज की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये भी आपको पता है। ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में आपको पता है कि अगर 2 भुजाएं बराबर हो तो उसका संगत कोण भी बराबर होते हैं। वही देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन है, अगर ये और ये त्रिज्या है तो दोनों बराबर है, और इस त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा।
ठीक है, अगर कोण को x मान ले तो ये भी x होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अगर a है, b है और c है तो तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग जोड़ लेंगे x प्लस 52 बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 में से 52 जाएगा तो हो जाएगा 128 डिग्री, x बराबर 64 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसका जो मान जो पूछ रहा है OAB, इसका मान होगा कितना, 64 डिग्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A, B और C क्रमशः 13,750 रुपये, 16,250 रुपये और 18,750 रुपये निवेशित करके व्यवसाय शुरू करता है। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में B का हिस्सा है 5200 रुपया, तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ पर साझा वाला प्रश्न जो होता है उसमें आपको पता ही है कि जो राशि निवेश की जाती है उसी राशि के अनुपात में ब्याज का भी यानी कि लाभ का भी बंटवारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राशि निवेश की गई है तो उसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 13,750 अनुपात 16,250 अनुपात 18,750। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब आगे देखिए 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 सत्या 35 और 5 25। इसको 5 से काटिएगा तो 5 या 15, 5 दूना 10, 5 25। इसको 5 से काटिएगा तो 5 या 15, 5 सत्या 35 और 5 25। ठीक है, यहाँ तक फिर से 5 से कटेगा तो 5 25 और 5 25। ये भी कटेगा 5 से, 5 छक्का 30 और 5 25। ये भी कटेगा 5 से, 5 सत्तर 35 और 5 25। फिर से कटेगा 5 से 11 बार में, ये कटेगा 13 बार में और ये कटेगा 15 बार में। ठीक है, यानी कि इसका जो अनुपात हो गया 11:13:15। ठीक है, ये अनुपात हो गया। और दोस्तों अगर किसी भी अनुपात को राशि में बदलना हो या संख्या में बदलना हो तो क्या करते हैं, उसमें x से गुना करते हैं। ठीक है, यानी कि एक राशि हो जाएगा 11x, दूसरी राशि हो जाएगी 13x और तीसरी राशि हो जाएगी 15x। ठीक है, अब देखिए जो बीच वाला राशि है ये हो गया A का, ये हो गया B का और ये हो गया C का। अब कह रहा है कि B का जो राशि है वो कितना है, 5200 रुपया के बराबर है। 5200 रुपया के बराबर है कितना, 13x, यानी x बराबर कितना, 400। अगर हम लोग यहाँ से तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 13, 28 और 11, 39। तो 39x निकालना है हमको, क्योंकि और पूछ रहा है कि तीनों एक साथ प्राप्त कुल लाभ, तो कुल लाभ 39x के बराबर हो जाएगा। 39x यानी कि 39 गुना 400 बराबर करेंगे 4 नमा 36 और 4 तिया 12 3 15, यानी कि 15,600 रुपया का कुल लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो सबको पता रहता है कि a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको फार्मूला पता है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 216 बराबर है 12 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। तो गुना कर देते हैं तो 12a प्लस 12b माइनस 24c। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a स्क्वायर, ठीक है, इधर इस 12a को इस पर लाएंगे तो माइनस 12a और प्लस 36। ठीक है, आपको 36 कहाँ से आया वो आपको मैं अभी बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी 36 देख लीजिए, 36 हुआ, ब्रैकेट घेर दीजिए प्लस
b² माइनस 12b, इसको भी इस पार ले आए, फिर प्लस 36, ठीक है, और प्लस c², इधर प्लस 24c है तो माइनस 24 इधर प्लस 24 हो जाएगा, प्लस 24c और प्लस 144, ठीक है, बराबर इधर कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए दोस्तों, ये 36 और 144 तीनों जोड़ेंगे तो ये 216 के बराबर होगा। यानी कि 216 को हमने 3 भागों में बांटा। हमको यहाँ से दिख गया था कि a² और 12a है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा। तो यहाँ पर 2ab, 2 अगुना 6 अगुना a, यानी 36 होना चाहिए, 6 का स्क्वायर 2ab, ठीक है, तो ये 36 होना चाहिए, यहाँ 36, ठीक है। इस तरीके से हमने सोच करके इसमें लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी a माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस c अब प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यदि x² अब प्लस y² अब प्लस z² बराबर 0 है, अगर ऐसा है तो x का मान 0 होगा, y का मान भी 0 होगा और z का मान भी 0 होगा, तभी x² प्लस y² प्लस z² का मान 0 हो सकता है। यानी कि यहाँ पर कंडीशन सेम है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर 0 है तो तीनों अलग अलग 0 होना पड़ेगा। यानी a माइनस 6 बराबर 0, b माइनस 6 बराबर 0 और c प्लस 12 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब a बराबर कितना हो गया 6, b बराबर 6 और c बराबर माइनस 12। आपको निकालना क्या है, अंडर रूट AB BC और CA, ठीक है। तो लगा देते हैं अंडर रूट में करके, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अंडर रूट करेंगे AB यानी कि 6 गुना 6 36 माइनस BC 6 गुना माइनस 12 तो माइनस 72 और माइनस माइनस प्लस 72, ठीक है। और यहाँ पर माइनस ये 72 हो जाएगा, CA करेंगे तो ये दोनों खत्म, बचा 36 का रूट 6, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि संख्या दिया हुआ है गुना में, इसको 12 से विभाजित करेंगे तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, दो तरीका मैं बता देता हूँ आपको, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से कैसे होगा, देखिए फर्स्ट मेथड में क्या करना है आपको कि जो यहाँ पर 14 3 3 1 4 3 3 है, गुना 14 22 है और गुना 14 25 है, सभी को आप क्या कीजिए 12 से डिवाइड कीजिए अलग अलग, ठीक है। जो शेषफल बचता है तीनों को गुना कीजिए और उसके बाद फिर से 12 से डिवाइड कीजिए, जो शेषफल बचेगा लास्ट में वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसका इकाई अंक 3 है तो 3 ले लीजिए, गुना करिए, इसका इकाई अंक 2 है 2 से, इसका इकाई अंक 5 है तो 5, तीनों को गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब गुणनफल में 12 से डिवाइड कीजिए, कितना शेषफल बचेगा 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि आपका C नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B किसी कार्य को क्रमशः 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। A कर सकता है किसी कार्य को 10 दिन में और B कर सकता है किसी कार्य को 5 दिन में। तो A का 1 दिन का काम कितना होगा 1/10 और B का 1 दिन का काम कितना होगा 1/10, 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया A करता है 10 दिन में, ठीक है, ठीक है, और B करता है किसी काम को 5 दिन में, तो B के द्वारा 1 दिन में किया गया काम 1/5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। अब देखिए दोनों एक साथ मिलकर के 2 दिन तक कार्य किया, तो 1 दिन में कितना कार्य करता है A 1/10 और 1 दिन में B कितना कार्य करता है 1/5, दोनों मिल करके 1 दिन में करेगा 1/10 प्लस 1/5, ठीक है। और दोनों मिलकर 2 दिन में कितना करेगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका
इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 15/50 गुना 2 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 3/5। ठीक है, ये काम हो गया दोनों मिल करके 2 दिन में किया है। तो शेष काम कितना बच जाएगा? शेष काम बच जाएगा 1 - 3/5 यानी कि 2/5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि दोनों मिल करके 2 दिन तक कार्य कर लिया, उसका शेष काम जो बचा वो 2/5 बचा। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि सी का 1 दिन का कार्य 1/c है, पता नहीं है तो 1/c मान लेते हैं। तो बी के जगह पर सी कार्य करता है, तो ए तो कर ही रहा है अभी भी, यानी कि ए के 1 दिन का काम 1/10 और सी के 1 दिन का काम 1/c। अब दोनों मिल करके 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन गुना 3 और काम पूरा हो गया। कितना काम हो गया पूरा? जो शेष बचा हुआ था 2/5। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3/10 हो जाएगा, अब प्लस 3/c बराबर 2/5। यहाँ से 3/c निकालिएगा तो हो जाएगा 2/5 माइनस 3/10। ठीक है, तो 4 में 3 का 1/10 यानी कि 1/10 हो गया। ठीक, तो यहां से दोस्तों अगर c का मान निकालिएगा तो c बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 10 यानी कि 30। c जो है दोस्तों टोटल काम को 30 दिन में खत्म कर सकता है। 100% काम को कर सकता है 30 दिन में, तो 60% काम को कितना दिन में करेगा? तो 30 का 60% यानी 30 गुना 60/100, तो ये हो जाएगा 18 दिन। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि अकेले सी उस कार्य के 60% भाग को कितना दिन में करेगा? तो ये 18 दिन में कर लेगा, क्योंकि सी पूरा काम करता है 30 दिन में, तो 60% भाग को 30 का 60% निकाल लेंगे, 18 हो जाएगा, तो 18 दिन में वो पूरा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ जो हर जगह अप्लाई होगा, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, उसके बाद चीनी वाला क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज होगा। वहाँ पर जहाँ पर किसी एक संख्या को कम या ज़्यादा करने से दूसरे संख्या प्रभावित होती है, वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है +-x +-y +-xy/100। ये क्या होता है? ये परसेंटेज के रूप में आता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पर कि अगर x में परिवर्तन करेंगे तो y में परिवर्तन करेंगे तो दोनों से प्रभावित होने वाला संख्या एक होता है, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है अगर वो निकालना हो तो। अब देखिए किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो रही है, यानी कि लंबाई में भी 11% कमी हो रही है, चौड़ाई में भी 11% की कमी हो रही है। यानी कि कमी हो रही है तो माइनस करेंगे और वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे। तो कमी हो रही है तो माइनस, फिर माइनस, लंबाई में कमी, चौड़ाई में कमी और माइनस माइनस प्लस 11 गुने 11/100 कर देंगे। ये क्या होगा? परसेंटेज में होगा। अगर इस पूरे का सॉल्व करने के बाद अगर संख्या माइनस में आता है तो फाइनली कमी हुई है और प्लस में आता है तो फाइनली वृद्धि हुई है। अगर लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन जो कर रहे हैं वो क्षेत्रफल को प्रभावित कर रहा है। इसी के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। हम लोग इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो आप लोगों को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 11 + 11 22 -22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस ये कितना हो जाएगा? 121/100 यानी कि 1.21। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 20.79% माइनस में हुआ। इसका कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि ये जो है क्षेत्रफल का जो मान है वो घट रहा है। लंबाई भी कम हो रही है, चौड़ाई भी कम हो रही है 11%, तो क्षेत्रफल जो है 20.79% कम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है ABC, ये है A, ये B और ये C। ठीक, यहाँ तक समझ में आया।
कोण बी और कोण सी, ये कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है। दोनों का जो समद्विभाजक है बिंदु O पर मिलते हैं। कोण बी और कोण सी का जो समद्विभाजक है, इसको भी समद्विभाजक मतलब होता है कि दो भागों में बांटना, बराबर भागों में बांटना। तो दोनों का जो समद्विभाजक को O बिंदु पर मिला, ठीक है। और BOC यानी कि इसका जो मान है, ये BOC, इसका मान दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 142 डिग्री, ठीक है। और पूछ रहा है कि कोण A का मान क्या होगा, इसका मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसी में चाहे अलग फिगर बना के मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर इसका आंतरिक समद्विभाजक रहे और इसका एक बाह्य समद्विभाजक भी होगा, अगर इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो एक बाह्य समद्विभाजक भी होगा इधर, ठीक है। अगर इसको O मान ले, इसको P मान ले, इसको एंगल A मान ले, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि अगर आंतरिक समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर BC है तो BOC यानी इसका मान जो होगा एंगल BOC बराबर होता है, क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर अंदर वाला समद्विभाजक होता है अंदर तरफ से तो ये हो जाता है प्लस, और यही अगर बाहर तरफ से यानी कि BPC का मान निकालना हो, कोण B P और C का मान, तो ये होता है 90 माइनस एंगल A/2। यहाँ पर दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग किसको यूज करेंगे, अभी हम लोग यूज करेंगे अंदर वाले को, क्योंकि यहाँ पर अंदर तरफ से समद्विभाजक हो रहा है। तो यहाँ पर BOC का मान भी दिया हुआ है, तो BOC का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, BOC का मान दिया हुआ है 142 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ BOC की जगह पर लगा देंगे 142 डिग्री और बराबर 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम इसमें से अगर 90 घटा लेंगे तो एंगल A/2 बराबर 142 और माइनस 90, ठीक है। तो 2 में से 0 गया तो 2 और 14 में से 9 गया तो 5, यानी कि 52। एंगल A/2 बराबर 52, तो एंगल A बराबर 52 और गुना 2 बराबर 104 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि D नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे ढंग से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये बाह्य अगर पूछता है तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क एंड टाइम का शानदार क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि A किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। मैं आपको बार बार बताया हूँ A किसी काम को अगर 40 दिनों में पूरा कर सकता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/40, ठीक है। B कर सकता है किसी काम को 50 दिनों में, तो B का एक दिन का काम 1/50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो A जो है एक दिन में करता है 1/40, B करता है एक दिन में 1/50, तो दोनों मिल करके करेगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये करता है 5 दिन का, तो 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 90/40 गुना 50 गुना 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया और 5 से 5 कट गया, बचा कितना 9/40, ठीक है। ये 9/40 काम हो चुका है 5 दिनों में। अब क्या किया कि B जो है सो काम छोड़ के भाग गया, B जो है सो काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम कितना बचा है, जो शेष काम कितना बचा है दोस्तों, तो टोटल काम हमेशा 1 होता है, ठीक है। शेष काम कितना बचेगा, तो 1 में से जो काम हो गया उसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 31/40। तो इसी काम को A किया है अकेला, कितना दिन में करेगा वो पूछ रहा है। देखिए दोस्तों A जो है वो एक दिन में करता है 1/40 काम। एक दिन में A जो है एक दिन में करता है 1/40 काम। 2 दिन में करेगा 2/40 काम। 3 दिन में करेगा 3/40 काम।
4 दिन में करेगा 4/40 काम। इसी तरीके से बढ़ते जाएगा तो 31/40 काम कितना दिन में करेगा, 31 दिन में करेगा 31/40 काम को। 1 दिन में 1/40, 2 दिन में 2/40, 3 दिन में 3/40, 4 दिन में 4/40, तो 5 दिन में 5/40, तो 31 दिन में 31/40 काम, यानी जो शेष काम बचा हुआ था वो 31 दिन में कर लेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं इसका सीरीज जारी रखें तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो मैं सारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा बता दूंगा आप लोगों को, और भी अगर चैप्टर वाइज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।